हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 का जो अपना रक्त परिसंचरण वाला पाठ पढ़ रहे थे, प्राणियों में परिसंचरण, उनका मेन जो टॉपिक है, मुख्य टॉपिक, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। इससे पहले हमने खुला और बंद परिसंचरण पढ़ा था, तो वो आप उसको वीडियो को देखना, उसमें आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको हम कह रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जाहिर सी बात है, ये तंत्र है तो इसमें अंग पाए जाएंगे। अंगों से मिलकर, तंत्र किससे मिलकर बना होता है? अंगों से मिलकर बना होता है। तो वो अंग कौन कौन से होते हैं? उसमें पहला होगा रक्त, दूसरा होगा इसको पंप करने के लिए एक पेशिंग होगा हृदय, और रक्त जिन वाहिनियों में बहेगा उन वाहिनियाँ होगी रक्त वाहिनियाँ। ठीक है। तो रक्त एक तरल भाग होगा, तरल संयुक्त तक एक पेशिंग होगा हृदय, और रक्त वाहिनियाँ पाई जाएगी। रक्त वाहिनियाँ मुख्यतः एक तो सबसे प्रमुख जो मोटी धमनी होगी, उससे पतली वो शिरा होगी, और सबसे पतली है वो केशिकाएं होगी, केशिकाएं, कैपिलरीज। तो ये तीन तरह की हम जो हमारी रक्त वाहिनियाँ वो पढ़ेंगे। इसको आर्टरी बोलते हैं, इसको वेन बोलते हैं, इनको कैपिलरीज बोलते हैं। धमनी, शिरा और केशिकाएं। तो अब जैसे मान लीजिए ये हमारा हृदय है, हार्ट। तो इस हार्ट्स में ये हृदय क्या करता है? पूरे शरीर रक्त का प्रवाह है पूरे शरीर में। इतना शरीर जटिल होता है कि पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह नहीं होता है। तो पूरे शरीर में रक्त को भेजने के लिए, हर कोशिका तक रक्त को भेजने के लिए एक पंप लगा होता है, एक पेशीय पंप होता है, जिसको अपन हृदय बोलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। तो ये क्या करता है? धमनी के द्वारा, जैसे धमनी होती है, ये एक नली होती है, एक मोटी नली होती है, इस धमनी के द्वारा ये रक्त को शरीर में भेजता है। और शरीर में क्या होता है? अब उस शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के बीच में उस रक्त को पहुंचाने के लिए यहाँ पर केशिकाओं का जाल होता है। तो केशिकाओं का जाल पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो वो केशिकाओं का जाल क्या करता है? उस रक्त को प्रत्येक कोशिका या ऊतक तक पहुंचाने का काम करता है। फिर जो रक्त काम में आ गया या अपशिष्ट पदार्थ उसमें मिल गए, तो वापस रक्त है वो इकट्ठा होकर हृदय में पहुंचता है। तो ये आता है शिरा के द्वारा। तो धमनी के द्वारा ध्यान रखिएगा, हमेशा शुद्ध रक्त जाएगा। शुद्ध रक्त का मतलब है उसमें ऑक्सीजन मिली हुई रहेगी। जब ऑक्सीजन शरीर में काम आ जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रक्त में मिल जाएगी तो उसको हम कहेंगे अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई रहेगी, तो ऐसा रक्त अशुद्ध कहलाएगा। और ये शिरा के माध्यम से वापस हृदय में आएगा। अब हृदय क्या करता है? उस रक्त को शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजता है? फेफड़ों में भेजता है। फेफड़ों में जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो वापस इसको हृदय लेता है, और फिर हृदय वापस शुद्ध रक्त को शरीर में भेजता है। तो ये काम लगातार चलता रहता है, ये एक परिसंचरण होता है। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे, रक्त को ले लेते हैं। देखो रक्त, रक्त को देखो रुधिर भी लिखते हैं अपन, रुधिर, रक्त, रुधिर। हालांकि इसको खून भी कहते हैं लेकिन खून शब्द लिखना थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए हम इसको रक्त या रुधिर, और अंग्रेजी में हम इसको अपन लिखते हैं ब्लड। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, रक्त। तो पहले देखो, कुछ इसको पढ़ने से पहले कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की बात कर लेते हैं। देखो, जैसे एक शब्द आपको कई बार दिखाई देता है, या हीमोडाइनेमिक्स। हीमोडायनेमिक्स, देखो हीमोडायनेमिक्स। हीमो को मतलब रक्त हो गया, डायनेमिक का मतलब गति करना। तो इसमें रक्त की जो शरीर में गति हो रही है उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब द स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो मतलब जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसका अध्ययन करना हम किस में करेंगे? हीमोडायनेमिक्स के अंतर्गत करेंगे। एक नाम और होता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा एनजीओ मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका अध्ययन करना। तो इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त, रक्त वाहिनी। एनजीओ का मतलब होता है जो रक्त वाहिनियाँ है, रक्त है।
तो रक्त वाहिनी में रक्त किस तरह से लगातार चक्कर काट रहा है, तो वो होता है हमारे द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंजियोलॉजी में हम करते हैं। एक शब्द आता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, हीमेटो का मतलब होता है देखो ब्लड, वो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसका हम साधारण से बात हो गया, इसमें हम करेंगे द स्टडी ऑफ ब्लड, केवल ब्लड का अध्ययन करेंगे। तो अब जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो हम हीमेटोलॉजी हमारा देखेंगे, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, कौन कौन से इसके अंदर पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक कौन से होते हैं, कार्बनिक कौन कौन से होते हैं, तो हम हीमेटोलॉजी उसकी पढ़ेंगे। एक होता है जैसे कार्डियोलॉजी, ये भी कई बार कई अपन सामने आता है ये शब्द की कार्डियोलॉजी क्या है। तो कार्डियो जहाँ पर शब्द आ जाए उसका मतलब आप किससे लोगे, हार्ट से लोगे। लॉजी का मतलब क्या लोगे, स्टडी या अध्ययन। तो कार्डियोलॉजी, कार्डियो का मतलब हृदय, तो सीधा सा इसका मतलब क्या हो गया, द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ हार्ट, द स्टडी ऑफ हार्ट। मतलब कार्डियो का मतलब हार्ट, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, तो इसका मतलब होगा द स्टडी ऑफ। जब हृदय का अध्ययन किया जाता है तो हम क्या पढ़ेंगे, कार्डियोलॉजी। जो हृदय का जो डॉक्टर बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो हृदय का डॉक्टर होता है, उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। एक शब्द और आता है जैसे हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस, हीमो का मतलब हो गया ब्लड हो गया, और पोइसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। तो इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ, या स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन। मतलब ब्लड कैसे बनता है, उसका कैसे बन रहा है शरीर में, कौन कौन सा ऊतक उसको बना रहा है, उसका अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, हीमोपोइसिस कहेंगे। तो ये कुछ वर्ड है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अपने ब्लड के बारे में। देखो, तो सबसे पहले तो देखो ब्लड क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अब हम ये नहीं कहें कि लाल रंग होता है, या लाल रंग का जो तरल होता है उसको रुधिर कहते हैं। इसकी परिभाषा होता है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ध्यान रखिएगा, रक्त एक उत्तक है, न कि कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ये। तो एक रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। देखो, इसको अपन कहेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे इसको, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी उत्तक पाया जाता है। अब उत्तक होगा तो चूंकि ये संयोजी उत्तक होगा तो इसमें क्या पाई जाएगी, अधात्री पाई जाएगी। अधात्री, और उस अधात्री में बहुत सारी संरचनाएं उसके अंदर पाई जाती है। तो इसमें अधात्री व अन्य रचनाएं पाई जाती है। तो हम देखेंगे, देखो इसमें एक अधात्री होगा, और उस अधात्री में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आयंस, प्रोटीन और वसार, खूब सारी इसके अंदर पदार्थ पाए जाएंगे। देखो, बात करें कि ये एक तो उत्तक है, ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि रक्त क्या है। रक्त, चार ऑप्शन आ गए, रक्त कोशिका है, उत्तक है, अंग है, तंत्र है। तो ध्यान रखिएगा, रक्त एक उत्तक है। और कौन सा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। संयोजी में भी ठोस नहीं है, ये तरल संयोजी उत्तक है। इसलिए ये देखो तरल है, तो बहुत तरल है, तो इसका मतलब इसमें कठोरता तो है ही नहीं। तो ये शरीर का सबसे मुलायम उत्तक है। जाहिर सी बात है मुलायम होना ही है, क्योंकि तरल अवस्था में है, तो सबसे मुलायम उत्तक है इसके अंदर। इसमें किसी भी तरह के कोई फाइबर नहीं होते हैं जो संयोजी उत्तक को कठोरता प्रदान करते हैं, वो फाइबर इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे। तो इसका जो उत्पत्ति है, देखो ये देखा गया है कि इसकी उत्पत्ति है वो मीजोडर्म, जो जनन स्तर होता है उस मीजोडर्म से होती है। मीजोडर्म से रक्त की उत्पत्ति होती है। रक्त को अगर हम स्वाद देखें तो रक्त का जो स्वाद होता है वो स्वाद नमकीन की तरह होता है, नमकीन। और ये पानी से भारी होता है, पानी से भारी। पानी ऊपर तैरने लग जाएगा या पानी से भारी रहेगा।
अगर हमारे रक्त कितना रक्त होता है उस शरीर के रक्त की मात्रा की या भार की बात करें तो रक्त हमारे शरीर के कुल जो वेट होता है, कुल भार होता है, हम रक्त शरीर के कुल भार का लगभग 8% भाग बनाता है। देखो, भाग बनाता है, मतलब 100% में 8% भाग जो टोटल अपन शरीर ले रहे हैं उसका 8% भाग तो हमारा रक्त बनाता है। रक्त है वो, इसकी अगर देखें ये क्षारीय अम्लीय है तो रक्त है वो हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय मतलब इसकी अगर आप पीएच लोगे तो इसकी पीएच पाई जाएगी लगभग 7.4। तो रक्त की पीएच हमारी होती है 7.4, ही याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न में आ जाता है। तो ये 7 के नीचे तो अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, और 7 के थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए हल्का क्या हो गया, क्षारीय हो गया, हल्का क्षारीय हो गया। जो धमनी के अंदर जो रक्त होता है ना उसकी पीएच थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, जबकि जो है हमारे इसके अंदर जो वेंस के अंदर जो रक्त होगा उसकी पीएच है वो थोड़ी कम पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? क्योंकि सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर पीएच थोड़ी कम रहती है। एक देखो एक अभिकर्मक आता है, लिस्मान अभिकर्मक। लिस्मान अभिकर्मक जो रिएजेंट आते हैं, स्टेन आता है रक्त को रंगने वाला, उसकी सहायता से हम रक्त को अभिरंजित कर सकते हैं और उसके हम सेल्स को देख सकते हैं। देखो अब हमने क्या कहा कि एक तो अभिक्रम है, अगर रक्त की पीएच कितनी थी 7.4, ये 7.4 हमेशा रक्त की पीएच लगभग समान बनी रहती है। इसका कारण ये भी है कि एक रक्त में पाया जाने वाला सामान्य जो बफर अणु पाया जाता है वो है एक तो कार्बोनिक अम्ल और दूसरा है बाइकार्बोनेट। देखो ये एक अणु है, ये एक बफर अणु है, रक्त में पाया जाने वाला बफर। जैसे जब मान लीजिए क्षारीयता बढ़ती है तो कार्बोनिक अम्ल उसको कम कर देता है, जब का अम्लता बढ़ती है तो बाइकार्बोनेट उसको संतुलित कर देता है। तो ये दोनों अणु है वो आपस में काम करते रहते हैं और हमारे रक्त की जो पीएच है 7.4 उसको सही तरीके से बनाए हुए रखते हैं। नेक्स्ट अपन इसकी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन ये वास्तव में संयोजी उत्तक के पूरे गुणों की पालना नहीं करता है, किंतु यह वास्तविक संयोजी उत्तक के बजाय आभासी, या जिसको अपन कहते हैं मिथ्या, फॉल्स है ना, मिथ्या संयोजी उत्तक होता है। अब क्योंकि इसमें मतलब ये तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन ये वास्तविक संयोजी उत्तक होता है वो उसके पूरी तरह से गुण नहीं रखता है ये। इस कारण इसको हम क्या कह सकते हैं, आभासी या मिथ्या संयोजी उत्तक, इसको करेक्ट नाम दिया जा सकता है। अब ये क्यों है, देखो आभासी, इसका कारण क्या है? पहला कारण देखो इसका ये है कि इसकी जो सेल्स होती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी है, उस सेल्स में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, खुद में विभाजन की क्षमता नहीं है। ये तो ऊतकों में जाकर, जैसे रक्त है वो अस्थि मज्जा में जाकर बनता है, तो इनकी सेल्स में विभाजन की क्षमता नहीं है, जबकि संयोजी ऊतक में विभाजन की क्षमता होती है। जैसे मान लो आरबीसी है वो इसमें नहीं बनती है, कहाँ बन रही है, वो तो अस्थि मज्जा में जाके बन रही है, फिर यहाँ आकर आती है, तो इसमें कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये इसका कारण है, इसलिए इसको
वास्तविक संयोजक नहीं कह रहे हैं इसमें। रक्त में जो है, रक्त में जो तंतु है जिसको अपन फाइबर बोलते हैं, वो फाइबर जैसे कोलेजन या इलास्टिक फाइबर है वो एब्सेंट रहते हैं। तो ये भी संयोजक के, वो संयोजक के प्रमुख घटक है, इसलिए इसमें कोई फाइबर नहीं है, इसलिए ये वास्तविक संयोजक नहीं है। इसमें जो आधात्री है, वो आधात्री का जो निर्माण है जिसको अपन मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो या तो यकृत में होता है या लसिका अंगों में जाकर होता है। लसिका अंगों में होता है, इसमें खुद में नहीं होता है। इस कारण भी ये वास्तविक संयोजक नहीं पाया जाता है। तो कुछ ये इसके कारण है जिसके कारण से अपन इसको वास्तविक संयोजक से न कहकर इसको एक आभासी या फाल्स कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। देखो अब अपन करते हैं रक्त के भाग कौन कौन से हैं। हमारे रक्त के भाग पढ़ लेते हैं। तो देखो रक्त के भाग कौन कौन से हैं। तो अगर आप रक्त को एक परख नली टेस्ट ट्यूब में डालकर उसको सेंट्रीफ्यूज करवाते हो या उसको रख देते हो, तो आपको कुछ समय पश्चात देखो इसके नीचे आपको गहरी संरचना है वो नीचे पेंदे में जमी हुई दिखाई देगी, ये यहाँ पर। और ऊपर की तरफ आपको हल्का पीला सा ये द्रव तैरता हुआ दिखाई देगा, ये। तो ये जो ऊपर हल्का भाग तैर रहा है इसको सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं अपन, तो इसको तो अपन बोलते हैं प्लाज्मा। ये देखो प्लाज्मा है, ये रक्त का ही भाग है। ये 55% भाग होता है हमारे रक्त का। और जो नीचे ये ठोस भाग ये बैठ चुका है इसको हम कहते हैं ब्लड या रक्त कणिकाएं, इसको कहेंगे रक्त कणिकाएं। इसका जो अपन अंग्रेजी में कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लड कॉर्पल्सेज, रक्त कणिकाएं। इन रक्त कणिकाओं में सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, और फिर होते हैं हमारी प्लेटलेट्स, बिंबाणु जिनको हम कह रहे हैं। ये होती है 45%। देखो तो टोटल ये 55 + 45 कितने जाते हैं, 100। तो इस तरह से 55% तो प्लाज्मा और 45% रक्त कणिकाएं होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे रक्त के दो भाग होते हैं, रक्त के दो भाग होते हैं। अगर रक्त को एक प्रणाली भर के उसको जो रोटेटरी मशीन है उसमें घुमाया जाए तो प्लाज्मा अलग हो जाता है, रक्त के कणिकाएं नीचे बैठ जाती है। तो दो भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा है देखो इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये इसको प्लाज्मा या मैट्रिक्स या अधात्री भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कह रहे हैं, अधात्री। प्लाज्मा या अधात्री या प्लाज्मा या मैट्रिक्स एक ही बात है। ये कैसा भाग है, ये रुधिर का तरल भाग होता है, तरल भाग होता है और 55% होता है, 55% होता है। इसको आप प्लाज्मा कह दो या अधात्री या मैट्रिक्स कह दो, दोनों एक ही बात है। दूसरा इसका भाग कौन सा हो गया, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं कितनी होती है, 45%, जिसको अपन कहते हैं ब्लड कॉर्पल्सेज कहते हैं। कई जगह इनको ब्लड सेल्स भी लिखा होता है, तो उसको भी अपन ब्लड सेल भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट जो नाम है उसको अपन कणिकाएं ही लिखते हैं, ब्लड कॉर्पल्सेज भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि कार्पल्स क्या होती है, ऐसी कोशिकाएं या कण जैसी संरचनाएं होती है जो ब्लड में मुक्त रूप से तैरती है। ये जो है ये मुक्त रूप से ब्लड में तैरती है। तो जब कोई सेल मुक्त रूप से ब्लड में तैर रही है, घूम रही है, तो उनको अपन सेल न कहकर क्या कह देंगे, कणिकाएं कह देंगे, क्योंकि कण तैरेंगे, वो कण है वो मुक्त रूप से ब्लड में तैर रहे हैं। तो मुक्त रूप से जब ब्लड में कोई कोशिकाएं तैरती अवस्था में रहती है तो उसको कॉर्पल्सेज कहा जाता है। और ये कितने प्रकार की है, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा हम कहते हैं प्लेटलेट्स, बिंबाणु। ये देखिएगा आप। अब इसमें भी 45% में देखो, आप मैं बता दूं, ये जो 45% टोटल, इसमें
44% तो आरबीसी होती है, और शेष ये दोनों जो है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये 1% होती है दोनों। तो अगर हमें इस रोटेटरी मशीन में इसको घुमाएं तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा प्लाज्मा, फिर ठीक उसके ऊपर जो मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा आपको डब्ल्यूबीसी व बिंबाणु, ठीक है। और उसके नीचे आपको मिलेगा ये आरबीसी। तो आरबीसी, ये ऊपर की तरफ डब्ल्यूबीसी व बिंबाणु मिलेंगे, और सबसे ऊपर मिलेगा आपको प्लाज्मा, इस तरह का मिलेगा आपको। प्लाज्मा 50% हो गया, फिर 45% रक्त कणिकाएं होंगी। रक्त कणिकाओं में 44% तो आरबीसी होती है, बाकी 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाई जाती है। अब अपन जो प्लाज्मा लेंगे उसका एक एक अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा का अलग अध्ययन करेंगे और रक्त कणिकाओं का हम अलग से अध्ययन करेंगे।